हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिवाइन क्लासेस में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर कोई भी लॉन्ग वायर है जिसका साइज इन्फिनिटी है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। इसको देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि अगर कोई भी ये थिन सीट है, इसका भी साइज इन्फिनिटी है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, उसको हम लोग फार्मूला ड्राइव करेंगे। तो आइए देखते हैं। हम लोगों ने बात करी थी कि गॉस थ्योरम के जो भी एप्लीकेशन थे, अगर कोई भी हम शेप का पार्टिकल लेते हैं, कोई भी शेप का, जैसे हम लोगों ने क्या लिया था कि जब थिन वायर लिया था तो उसके आसपास का जो गॉसियन सरफेस था वो था सिलेंड्रिकल फॉर्म में। जब हमने एक पॉइंट चार्ज लिया था उसकी वजह से स्फेरिकल फॉर्म में गॉसियन सरफेस था। यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं, एक सीट फॉर्म में ले रहे हैं। अगर सीट फॉर्म में लेंगे तो मतलब एक रेक्टेंगुलर सीट है, ये रेक्टेंगुलर सीट की वजह से जो होगा थोड़ा एक क्यूबॉइड तरीके होगा। ये जो शेप होगा गॉसियन सरफेस का क्यूबॉइड होगा। अब हमने बोला था कि जो भी शेप लेंगे उसके चारों तरफ, ना कि उसके अंदर। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे हमने तो छोटा सा ले लिया, तो क्या हुआ कि ये एक्चुअली इन्फिनिटी साइज की है। तो हम लोग एक मान लेते हैं कि हम लोग एक थिन सीट, मतलब छोटी सी, इस पूरी बड़ी सीट में एक छोटे से पार्ट के लिए सॉल्व कर लेते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम लोग एक फार्मूला ड्राइव कर लेंगे, उससे हमें कोई भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये किस प्रकार होगा। अब हमने यहाँ पे एक थिन सीट ली है जिसके दो प्लेन होंगे। एक प्लेन जो इसमें हम देख पा रहे हैं बोर्ड में, वो एक ऊपर की तरफ है, एक इसके पीछे वाला होगा। और ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। अब इस पे दो सरफेस हो गए, एक ये आगे वाला, इसको हमने 1 बोल दिया, इसके पीछे वाले को हम लोगों ने 2 बोल दिया। ठीक। हमें अगर फ्लक्स फाइंड आउट करना होता है, पहले गॉस के थ्योरम में हम लोग फ्लक्स से स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि हमें दो चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं तो क्या हुआ कि ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखे हैं। अगर ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में होते तो पहले से डिसाइड होता है कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये इस प्रकार है कि इस प्रकार है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पर नहीं रखे हुए हैं। ये क्या है कि पॉजिटिवली चार्ज एक थिन सीट है, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। वो किस प्रकार होगी, हम लोगों ने बात करी है बहुत बार कि पॉजिटिवली चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे फ्रॉम चार्ज होती है, चार्ज से दूर होती है। तो अगर ये पॉजिटिवली चार्ज मतलब ऊपर वाले सरफेस की बात करें तो जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ इस प्रकार होगी, ई। ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं कि जो भी सरफेस लेते हैं उसका एरिया वेक्टर लेना होता है। तो जो सरफेस लेते हैं उस सरफेस के हमेशा एरिया वेक्टर क्या रहता है, नॉर्मल। तो परपेंडिकुलर में ले लेते हैं, तो ये इसके नॉर्मल ले लिया, ये ए। ठीक है, ये एरिया वेक्टर ले लिया। अब इसमें हमें क्या लेना होता है, इनके बीच का एंगल। ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल, एक ही डायरेक्शन में। अगर एक ही डायरेक्शन में होता है तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 0 डिग्री। ठीक है। दूसरी बात हम लोग यहाँ पे बात करते हैं सेकंड सरफेस के, जो इसके पीछे वाला सरफेस है। अभी हमने मान लो ये मेरा प्लेन है, थिन सीट है, इस प्लेन की बात कर ली। पीछे वाले प्लेन की बात करते हैं। पीछे वाले प्लेन में पॉजिटिवली चार्ज की वजह से क्या होगा, कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। ठीक है। और जो एरिया वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल नॉर्मल टू सरफेस होता है तो नॉर्मल टू सरफेस इस प्रकार हो जाएगा। और इसका भी, ये दोनों आपस में पैरेलल, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। ठीक है। अब हम बात करते हैं प्लेन 1 की वजह से। प्लेन 1 में क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, φ1। हम लोग अभी कहाँ बात कर रहे हैं, प्लेन 1 में। ठीक है। प्लेन 1 में φ1 इज इक्वल टू ई ए। ठीक है। ये स्केलर प्रोडक्ट है। जब स्केलर प्रोडक्ट को नॉर्मल हम चेंज करते हैं तो आ जाता है ई ए कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो ई ए कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो आ गया ई ए, φ1 इज इक्वल टू ई ए। φ2 सेम है क्योंकि हमारी कंडीशन सेम है और जो क्वांटिटी है वो भी सेम है, इसलिए रिजल्ट क्या आएगा, सेम ही आएगा। ई ए कॉस 0 इज इक्वल टू ई ए। अब अगर हमें दोनों प्लेन का इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल चुका है, हमें टोटल नेट रिजल्टेंट फ्लक्स चाहिए, तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, φ1 प्लस φ2, जो कि हो जाएगा ई ए और ई ए मिला देंगे तो हो जाएगा 2EA। ठीक। अब हम बात करते हैं गॉस थ्योरम की। गॉस ने हमें ये बताया था कि जो नेट चार्ज रहता है किसी भी बॉडी में, जो प्रोड्यूस होने वाला फ्लक्स क्या होता है, उस पर अवेलेबल चार्ज का 1/ε0 टाइम होता है। तो फाई इक्वल टू Q/ε0। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमारी जो ये थिन सीट है इस पर कितना नेट चार्ज है ये हमें नहीं पता। ऐसा क्यों नहीं पता, क्योंकि ये क्या है, इन्फिनिटी साइज़ की। अगर इन्फिनिटी साइज़ की कोई भी चीज़ होती है तो उस पर अवेलेबल क्वांटिटी को हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो ये इस पर डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का है वो कुछ यूनिफॉर्म तरीके से, अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अगर किसी सरफेस में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होता है तो उसे हम लोग सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, जिसे हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। सिग्मा का फार्मूला होता है Q/A। हम लोगों ने कुछ लास्ट वीडियोज में ये चीज़ पढ़ चुके हैं। यहाँ से Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q इज इक्वल टू सिग्मा A। ठीक है। हम लोग को नीड बेसिकली यहाँ पे इसलिए पड़ी क्योंकि गॉस ने ये बताया कि जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है
वो उस पर अवेलेबल नेट चार्ज का 1/ε0 टाइम होता है। लेकिन हमें यहाँ पे क्या था कि नेट चार्ज हमें नहीं पता है, हमें क्या पता था कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का पर एरिया में किस अकॉर्डिंग है। पर एरिया में क्या है कि Q/A, मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया। इस तरीके से हम लोग सिग्मा लिख सकते हैं। Q को हम लोग सिग्मा और A के टर्म में इस तरीके लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग इसलिए Q को रिप्लेस कर देंगे किससे, सिग्मा A। तो फार्मूला आ जाएगा फाई इक्वल सिग्मा A/ε0, इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर हमने माना कि ये फर्स्ट थी और ये हो गई 2। अब क्या करते हैं कि फाई की वैल्यू ये भी है, फाई की वैल्यू ये भी, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो कुछ इस प्रकार देख पाएंगे कि 2EA इज इक्वल टू सिग्मा A/ε0। A टू A कैंसिल आउट हो जाएगा तो मिल जाएगा 2E इज इक्वल टू सिग्मा/ε0। E इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, सिग्मा/2ε0। इस तरीके से हम लोगों ने बात करी कि अगर कोई भी थिन शीट रखी हुई है और उसका साइज हमें नहीं पता है, मतलब क्या है, इन्फिनिटी साइज की है, उस पर प्रोड्यूस होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस तरीके से हम लोगों ने देखा। अब हम बात करते हैं एक टॉपिक की जिसमें हम लोग ये देखेंगे किसी भी स्फेरिकल सेल में इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये देखेंगे। बहुत ही ईजी सा है। बेसिकली अभी तक हम लोगों ने गॉस थ्योरम में जो भी बातें करी हैं, तो हमारा कॉन्सेप्ट रहता था कि पहले हम लोग स्टैंडर्ड फार्मूला फाई इक्वल टू EA की बात करते थे, उससे हमें कुछ डेटा मिलता था। उसके बाद हम लोग क्या करते थे कि गॉस के स्टेटमेंट की बात करते थे, उससे हमें कुछ डेटा मिलता था, दोनों को इक्वेट करते थे। पहला हमारा फंडा ये था। दूसरा फंडा हम लोग क्या करते थे, जो एरिया, जो भी हम लोग क्या ले रहे हैं, शेप ले रहे हैं, उसके एरिया की बात करते थे। बस दो ही कॉन्सेप्ट थे, दोनों को इक्वेट करते थे, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट होती थी। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक स्पेरिकल सेल ले रहे हैं। स्पेरिकल सेल हम लोग, अगर हमें बात करनी है कि अपनी डेली लाइफ में, तो डेली लाइफ में बॉल, फुटबॉल, कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं स्पेरिकल सेल के। तो हम लोग कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। स्पेरिकल सेल का मतलब होता है कि जो भी सेल होगा ये अंदर सॉलिड नहीं होगा, इसका मतलब इसके अंदर कोई एक एम्प्टी स्पेस होगा, ठीक है। एक एम्प्टी स्पेस होगा तो मतलब इसके अंदर भी एक ब्लैंक स्पेस है। और ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, कोई भी ये चार्ज पार्टिकल है। तो चार्ज होने की वजह से इसके चारों ओर क्या हो जाएगा, एक गॉसियन सरफेस प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है, एक इमेजिनरी सरफेस जो कि होता है। और ये जो हमारा स्पेरिकल सरफेस था उसकी जो रेडियस थी वो थी कैपिटल R, ठीक। अब ये गॉसियन सरफेस है। गॉसियन सरफेस क्योंकि हमने आपको बताया कि जो भी हम लोग शेप का पार्टिकल लेते हैं उसी शेप का है गॉसियन सरफेस। तो ये अगर स्पेरिकल है, मतलब सर्कुलर टाइप में, अगर 2D में देखेंगे तो इसके चारों ओर एक सर्कुलर होगा। स्पेरिकल फॉर्म में ये भी, इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, स्मॉल r हमने ले ली, ठीक है। इसकी r डिस्टेंस पर, मतलब अगर हम इसके गॉसियन सरफेस पर, मतलब क्या हुआ कि हम लोग इस बॉडी से दूर बाहर एक पॉइंट P ले लेते हैं, इस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम किस प्रकार करेंगे, इसके 3 केस हम लोग पढ़ेंगे स्पेरिकल में। एक पढ़ेंगे कि जब स्पेरिकल जो हमें पॉइंट P लिया है वो हमारा बॉडी से बाहर है, ठीक है, पहला केस। दूसरा केस हम लोग पढ़ेंगे बॉडी पर है, मतलब ऑन द सरफेस है, ठीक। एक हम लोग पढ़ेंगे बॉडी के अंदर है, इनसाइड द बॉडी, ठीक। तो हम लोग बात करते हैं कि जब हमारा P पॉइंट है, आउटसाइड फ्रॉम बॉडी है, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे देखेंगे E इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q/r², ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि नेट चार्ज, हमने अगर बताया कि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमें साइज पता है, हमने बता दिया कैपिटल R रेडियस का है, कि स्पेरिकल फॉर्म का एक पार्टिकल है। इस पर अगर हमें पता है तो हम ये कह सकते हैं कि एक Q चार्ज होगा, कि हम लोग, क्योंकि हम लोगों ने जो भी लास्ट डेरिवेशन किया तो इन्फिनिटी साइज का था, वहाँ हम लोग नहीं बता सकते थे कि नेट चार्ज कितना है। यहाँ पे हम लोग बता सकते हैं इस पर चार्ज कितना है। हम लोगों ने मान लिया कि इस बॉडी पर Q चार्ज है, ठीक है। इस पर प्रोड्यूस होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग इस फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। कब, जब ये आउटसाइड फ्रॉम बॉडी होगा, मतलब हम लोग केस 1 लेके चल रहे हैं। P कहाँ है, P फ्रॉम आउटसाइड, P अवे फ्रॉम बॉडी, ठीक है। उसके बाद हम लोग दूसरा केस ले रहे हैं, P ऑन द सरफेस, मतलब बॉडी के सरफेस में अगर P पॉइंट हम लोग ले लेते हैं, तो यहाँ पर हम लोग E को कैसे फाइंड आउट करेंगे। एक्चुअली यहाँ पे क्या है कि रेडियस हो गई कैपिटल R, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा फार्मूला, 1/4πε0 Q/r², ये कैपिटल R हो गया, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि ये बॉडी, अभी हम लोगों ने बात करी सेकंड केस में P यहाँ पे आ गया, थर्ड केस लेते हैं कि P आ गया बॉडी के अंदर, इनसाइड द बॉडी। थर्ड केस लेके चल रहे हैं कि P इनसाइड द सेल, मतलब ये बॉडी कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है।
यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि P इनसाइड द बॉडी। तो अभी हम लोगों ने देखा कि R पे डिपेंड कर रहा था। यहाँ पे कैपिटल R डिस्टेंस थी, हम लोगों ने फार्मूला में कैपिटल R लिख दी, यहाँ पे स्मॉल r थी, हमने स्मॉल r लिख दी। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इस अगर इनसाइड के लिए हम लोग फार्मूला को प्रोड्यूस करना चाहेंगे तो क्या करेंगे कि इसके बीच की डिस्टेंस पता होनी चाहिए, ऐसा नहीं। क्योंकि हम लोगों ने बहुत बार पहले ही बात करी है कि इनसाइड द बॉडी अगर कोई भी स्पेरिकल फॉर्म होता है या क्यूबॉइड फॉर्म, अगर बॉडी के अंदर की बात करते हैं वहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है हमेशा। हम लोगों ने क्वेश्चन भी पूछा था आखिर जीरो क्यों होती, उसकी बात है कि जो हमारा क्यू चार्ज है वो हमेशा कहाँ पे होता है, सरफेस पे होता है। सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं होता है। अगर इसी किसी फार्मूले में चलो हमने मान लिया कोई डिस्टेंस होती प्रॉपर, कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगी, वहाँ पे हम लोग डिस्टेंस रख लेंगे, फार्मूला बन जाएगी। अब बात करते हैं क्यू। क्यू क्या होगा, बॉडी के अंदर कोई भी नेट चार्ज नहीं होता। नेट चार्ज ना होने की वजह से P इनसाइड द बॉडी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करेंगे तो जीरो होता है। तो अभी हम लोग डायरेक्टली केवल अभी तक हम लोग बात कर रहे थे कि इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। अब पता चली कि जीरो क्यों होती, उसका रीज़न हमें पता चला क्योंकि किसी भी बॉडी के अंदर नेट चार्ज क्या होता है, जीरो होता है। नेट चार्ज हमेशा उसके सरफेस पे होता है और उसका असर क्या रहता है, सरफेस के बाहर रहता है, सरफेस के अंदर उसका कोई भी इफेक्ट नहीं रहता, इसलिए Q इक्वल्स टू जीरो होता है। Q इक्वल्स टू जीरो होने की वजह से अगर यहाँ पे हम रखते हैं तो E इक्वल्स टू क्या आ जाता है, जीरो। तो आज हम लोगों ने बात करी दो टॉपिक की। एक टॉपिक था हमारा कि अगर कोई भी थिन प्लेट है और उसका साइज क्या है इन्फिनिटी, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर कोई भी स्पेरिकल सेल है और उसके तीन केस हम लोग लिखते हैं, अवे फ्रॉम बॉडी, ऑन द बॉडी और इनसाइड द बॉडी, उस तीनों पॉइंट पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब हम बात करते हैं कि जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन दिया था, लास्ट वीडियो में क्वेश्चन आपका था कि चार्ज पर यूनिट लेंथ, अगर पर यूनिट लेंथ पर कोई भी बॉडी है उसका मतलब शेप क्या है, लीनियर है, उस पर कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और उस पर हम बात करें कि चार्ज पर यूनिट लेंथ को क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आज से रिलेट करता हुआ टॉप क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर दें और हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।